साल 2006 जब देश के सबसे बड़े सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अपने 52 मंत्रियों के काफिले के साथ एक सपने की नींव रखने पहुंचे थे। वो सपना था 300 एकड़ की जमीन पर 600 करोड़ की लागत से बना और बनकर खड़ा हुआ आलीशान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। लेकिन आज साल 2006 में उस आलीशान सपने पर क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार का पीला खूनी पंजा, बुलडोजर। जी हां, जिस यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर कहा गया, आज उसको ढहा देने का फरमान जारी हो चुका है। यूनिवर्सिटी के सीने को चीर कर निकलने वाले रास्ते को पब्लिक की रोड घोषित कर दिया गया है। वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे बनाने में सालों की मेहनत और करोड़ों की उम्मीद लगी थी, आज इतिहास के पन्ने में दफन होने की कगार पर है। आज हर तरफ एक सन्नाटा गूंज रहा है। क्या सियासत इस हद तक बेरहम हो सकती है कि शिक्षा के लिए खड़ी की गई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील कर दी जाए? वक्त का क्या हिसाब? वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन सियासत और बदले की भावना का ये मंजर इतिहास के सीने पर हमेशा के लिए दर्ज हो रहेगा। आखिर क्यों ढाई जा रही है ये इमारतें? इसके पीछे का असली कानूनी सच क्या है? और क्या ये वाकई सिर्फ नियमों का उल्लंघन है या फिर सीधे सीधे सियासी हमला? नमस्कार, आदाब। मैं इकबाल अहमद टीसीएच में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, ऐसा हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन जब यह कानून सियासत के चश्मे से देखा जाने लगे तो इंसाफ की परिभाषा बदल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस शहर की जो कभी एक शख्स के नाम से थर्राता था, जिसकी ईमानदारी की कसमें कुंभ में स्नान करने वाले साधु सन्यासी भी खाते थे। क्योंकि इलाहाबाद में जैसा कुंभ का आयोजन उसने किया, यानी आजम खान के नेतृत्व में किया गया, वैसा फिर कभी नहीं हुआ। और आज वो शख्स सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामपुर की, और हम बात कर रहे हैं भूतपूर्व मंत्री आजम खान की। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक यूनिवर्सिटी को मटिया मेट करना सिर्फ कानून का पालन है या सिर्फ एक राजनीतिक बदले की बुलडोजर नीति? रामपुर की सरजमी पर खड़ी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे आजम खान ने अपने खून पसीने से सींचा, जिसे रामपुर के गरीब बच्चों के भविष्य के लिए बनाया गया। लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी पर सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। कभी जमीन पर कब्जे का आरोप, तो कभी पेड़ चोरी का आरोप, तो कभी किताबों की चोरी का इल्जाम। क्या वाकई एक पूर्व कैबिनेट मंत्री को घेरने के लिए इतने छोटे छोटे आरोपों का सहारा लेना अच्छा लगता है? और सबसे हैरान करने वाली बात कि 2 पैन कार्ड रखने के जुर्म में आजम खान को अदालत से मिली अधिकतम सजा पूरे 7 साल की। वहीं दूसरी तरफ देश की दूसरी अदालतें इसी तरह के मामले में एक आम नागरिक को न्यूनतम सजा देकर छोड़ देती है। आखिर ये दो तरफा कानून क्यों है? आज इस वीडियो में हम हर एक परत को उखाड़ कर रख देंगे, बिना डरे, बिना झुके। और वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज आपके सामने आने वाला है एक सच। कहानी की शुरुआत होती है सन 2017 में, जब उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलती है। सत्ता बदलते ही आजम खान के खिलाफ मुकदमों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो शायद भारतीय राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व है। 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। लेकिन इन मुकदमे की फेहरिस्त पर नजर डालेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। एक कद्दावर नेता जो 9 बार विधायक रहा, सांसद रहा, उत्तर प्रदेश का कद्दावर नगर विकास मंत्री रहा, उस पर आरोप क्या लगे? पहला आरोप मदरसा आलिया से दुर्लभ किताबें चुराने का आरोप। पुलिस जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घुसती और कहती है कि यहाँ चोरी की किताबें रखी हुई हैं। दूसरा आरोप रामपुर क्लब से शेर की मूर्तियां चुराने का आरोप। तीसरा आरोप एक गरीब किसान की मुर्गी और बकरी चुराने का मुकदमा। जी हाँ, आपने सही सुना, मुर्गी बकरी चोरी का मुकदमा एक पूर्व मंत्री पर दर्ज होता है। सोचिए, क्या कोई राज्य सरकार इतनी बेबस हो जाती है कि उसे एक राजनीतिक विरोधी को पस्त करने के लिए मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी के मुकदमों का सहारा लेना पड़ता है? इन छोटे छोटे और अजीबोगरीब आरोपों के पीछे का मकसद क्या था? मकसद साफ था, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, छवि को धूमिल करना और कानूनी चक्रव्यूह में ऐसा फंसाना कि वो कभी बाहर न निकल सके।
रामपुर प्रशासन ने आजम खान को भूमाफिया घोषित कर दिया। जिस शख्स ने रामपुर की शक्ल बदल दी, जिसने सड़कों का जाल बिछाया, जिसने एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खड़ी की, उसे एक झटके में अपराधियों की फेहरिस्त में डाल दिया गया। यह परेशान करने वाली रणनीति थी ताकि जौहर यूनिवर्सिटी की नींव को हिलाया जा सके। और फिर एंट्री होती है उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित नीति की, यानी बुलडोजर नीति। कानून का राज स्थापित करने के नाम पर शुरू हुआ ये बुलडोजर जब रामपुर पहुंचता है तो उसका निशाना माफियाओं के अवैध ठिकाने नहीं, बल्कि शिक्षा का एक आलीशान मंदिर बनता है। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों को लेकर प्रशासन ने दावा किया है कि ये जमीनें शत्रु संपत्ति, यानी बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की है। कुछ जमीनें दलित किसानों से जबरन ली गई है, तो कुछ हिस्सा ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण करके बनाया गया। नतीजा क्या हुआ? कोर्ट कचहरी के चक्करों के बीच यूनिवर्सिटी की भव्य दीवारों, उसके मुख्य द्वार जिसे उर्दू गेट नाम दिया गया था, को बुलडोजर से ढा दिया गया। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की सैकड़ों एकड़ जमीन को वापस सरकार के खाते में दर्ज कर दिया। क्या सोचने वाली बात यह है कि अगर जमीन के कागजातों में कोई हेरफेर भी थी, तो क्या उसका समाधान सिर्फ बुलडोजर या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के भविष्य का क्या? जो यूनिवर्सिटी रामपुर जैसे पिछड़े इलाकों के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनाने का सपना दिखा रही है, उस पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने क्या साबित किया? क्या उस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी, या आजम खान के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को जमींदोज करने की जिद, जो उसके नाम को इतिहास में अमर कर सकता था? जब विकास की इमारतों पर बुलडोजर चलता है तो नुकसान किसी नेता का नहीं, बल्कि देश की आने वाली नस्लों का होता है। अब आते हैं इस पूरी स्क्रिप्ट के सबसे सनसनीखेज और कानूनी पहलू पर। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एक विशेष अदालत ने 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड रखने के आरोप में दोषी पाया। आरोप यह था कि अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने की उम्र की विसंगति को छुपाने के लिए 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट बनवाए गए। अदालत ने इस मामले में आजम खान को दोषी ठहराते हुए अधिकतम 7 साल की सजा सुना दी। जी हाँ, 7 साल की अधिकतम सजा, क्योंकि इससे ज्यादा सजा देने का उस मुकदमे में कोई प्रावधान नहीं था। कानून के जानकारों ने इस फैसले पर उंगलियां उठाई। 2 पैन कार्ड रखना निश्चित रूप से एक अपराध है। इनकम टैक्स एक्ट और आईपीसी के तहत ये गैर कानूनी है, लेकिन क्या ये अपराध के लिए सीधे सीधे मैक्सिमम सजा दे देना सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है? चलिए, इसे समझने के लिए हम भारत की ही एक और दूसरी अदालत के फैसले का रुख करते हैं। इसी देश की एक अन्य अदालत, मद्रास हाईकोर्ट में बिल्कुल ऐसा ही एक मामला सामने आया। वहां एक शख्स सुधीर कुमार हसीजा पर 2 पैन कार्ड रखने और टैक्स की विसंगति का आरोप था। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो माननीय न्यायाधीश ने उस व्यक्ति की उम्र, उसके सामाजिक बैकग्राउंड और अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए उसे छोड़ दिया। अदालत ने माना कि एक प्रशासनिक और तकनीकी गलती हो सकती है जिससे किसी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे नहीं काटी जा सकती। अब आप खुद सोचिए कि केस एक जैसा, अपराध एक जैसा, कानून की धाराएं एक जैसी, लेकिन आम नागरिक या किसी दूसरे मामले में अदालत नरम रुख अपनाती है और न्यूनतम सजा देती है या सजा खत्म कर देती है। और जब बात आजम खान की आती है तो कानून की किताब की सबसे सख्त धारा और सबसे अधिकतम सजा चुनकर उन्हें 7 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि उनका नाम आजम खान है? क्या इसलिए कि वो एक खास राजनीतिक दल के चेहरा है? क्या न्याय का तराजू इस बात से तय होगा कि कटघरे में खड़ा शख्स किस पार्टी का झंडा उठाता है? 2 पैन कार्ड के मामले में सजा मिलना गलत नहीं है। अगर अपराध हुआ है तो सजा होनी चाहिए, लेकिन जब न्याय प्रणाली में एक ही अपराध के लिए 2 अलग अलग मापदंड दिखने लगे तो जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है। आजम खान को अधिकतम सजा देकर उनकी विधायकी छीन ली गई, उनके बेटे की सदस्यता रद्द कर दी गई, उनके परिवार को जेल की कोठरी में डाल दिया गया। क्या यह न्याय है या राजनीतिक वध? दोस्तों, आज आजम खान का राजनीतिक साम्राज्य, उनका कैरियर बिखर चुका है। जौहर यूनिवर्सिटी सरकारी नियंत्रण बुलडोजर के साए में सिसक रही है। उनके बनाए पार्कों, सड़कों और इमारतों को आज उनके विरोधियों के नाम पर लिखे जा रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, सियासत की लाठी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। आज जो बुलडोजर दूसरों के आशियाने और शिक्षा के मंदिरों को ढा रहा है, कल वक्त बदलने पर उसकी दिशा भी बदल सकती है।
हम किसी भी अपराधी या कानून तोड़ने वाले का समर्थन नहीं करते। अगर आजम खान ने जमीनें कब्जाई, अगर उन्होंने गलत तरीके से पैन कार्ड बनवाए, तो कानून उन्हें सजा दे। लेकिन सजा बदले की भावना नहीं, न्याय की सुचिता दिखनी चाहिए। जब मुकदमे की बाढ़ ला दी जाए, हर छोटे मामले में अधिकतम सजा दी जाने लगे, तो वो इंसाफ नहीं, एक राजनीतिक संदेश होता है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर बुलडोजर चला, तो यह बुलडोजर सिर्फ ईंट और गारे की दीवारों को नहीं तोड़ेगा, बल्कि ये रामपुर के साथ पूरे देश के उन गरीब बच्चों के हौसलों को भी तोड़ देगा जो वहां बैठकर एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं। आप इस बुलडोजर नीति को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये वाकई कानून का राज है, या फिर आजम खान को पूरी तरह खत्म करने की एक सोची समझी रणनीति है? आप इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आजम खान और मौलाना जौहर विश्वविद्यालय इकलौता केस नहीं है जहां तालीम के मंदिर को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये वो मुसलमानों से संबंधित है। उसके बाद हंसी आती है जब पूछा जाता है कि मुसलमान पढ़ते क्यों नहीं, ये समाज इतना पिछड़ा क्यों है, इनके हाथों में किताबें क्यों नहीं है। टीवी स्टूडियो के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ये गान देना बहुत आसान है। वहीं दूसरी डिबेट में अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ेपन का रोना रोया जाता है। लेकिन आज हम वो कड़वा सच आपके सामने रखेंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया आपसे छुपाता रहा है। जब कोई मुसलमान पढ़ लिख कर कोई संस्थान खड़ा करता है जिससे बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके, जिसे तथाकथित पंचर बनाने वाला पढ़ लिख कर एक सभ्य नागरिक बन सके, तो उस पर जिहाद का टैग लगा दिया जाता है। जब कोई बच्चा अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज पहुंचता है तो कॉलेज बंद करवा दिया जाता है। जब सरकारें खुद फंड का वादा करती हैं तो बजट को फ्रीज कर दिया जाता है। और जब बेटियां सर पर हिजाब रखकर इम्तिहान देने जाती हैं कि पढ़ लिख कर वो अपनी बेड़ियां तोड़ सके, तो उन्हें कॉलेज के गेट पर रोक दिया जाता है। आज का ये वीडियो किसी राजनीतिक दल की वकालत नहीं है, ये आंकड़ों और तथ्यों की उन जीती जागती मिसालों की हकीकत है जो चीख चीख कर कह रही है कि इस देश में अल्पसंख्यक शिक्षा पर एक अदृश्य बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे असम के यूएसटीएम से लेकर भोपाल के आरिफ मसूद के स्कूल तक, और जामिया लाइब्रेरी से लेकर बंद की गई स्कॉलरशिप तक। शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। महबूबुल हक, एक ऐसा नाम जिसने मेघालय और पूरे नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा की अलग जगाई। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, शॉर्ट में बोले तो यूएसटीएम समेत कई बेहतरीन और शिक्षण संस्थान बनाए जहां हर धर्म के जाति के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही असम में एक बार विनाशकारी बाढ़ आई तो इस शिक्षाविद पर ऐसा घटिया आरोप लगा दिया गया जिसे सुनकर किसी की भी आंख शर्म से झुक जाएगी। तो आरोप क्या था? फ्लड जिहाद, यानी बाढ़ जिहाद। दावा किया गया कि यूएसटीएम के निर्माण के कारण गुवाहाटी में बाढ़ आई। एक यूनिवर्सिटी को प्राकृतिक आपदा का जिम्मेदार बता दिया गया और सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद उन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए, मुकदमे लादे गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या यह एक सिर्फ कानूनी कार्यवाही थी या एक अल्पसंख्यक शिक्षाविद के हौसले को तोड़ने की साजिश? यही कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोहराई गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वहां एक स्कूल और कॉलेज खोला ताकि गरीब तबके के बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन प्रशासन ने क्या किया? कानूनी तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर उस स्कूल की इमारतों पर सीधे बुलडोजर चला दिया गया। सोचिए, जो बुलडोजर अपराधियों और दंगाइयों के घरों पर चलना चाहिए था, वो बच्चों के स्कूल की दीवारों को ढा रहा था। जब आप स्कूल तोड़ेंगे तो समाज कैसे पढ़ेगा? संस्थानों को तोड़ने का एक तरीका है, दूसरा तरीका है कि पढ़ते हुए बच्चों के मन में खौफ पैदा करना। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की उस तस्वीर को देश कैसे भूल सकता है जब पुलिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर घुसती है। वो लाइब्रेरी जो पढ़ने की जगह है, जहां छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जाता है, हाथ में किताबें लिए बच्चे को अपराधी की तरह पीटा गया। संदेश साफ था कि तुम्हारे पढ़ने की चाहत को हम लाठियों के दम पर कुचल सकते हैं। अब चलिए जम्मू। वहां पिछले साल बड़ी मजेदार घटना हुई। एक मेडिकल कॉलेज है, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में बेहद अजीबोगरीब और शर्मनाक विवाद खड़ा हो गया।
विवाद का कारण क्या था? विवाद ये था कि उस मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। अब सवाल ये है कि क्या वो छात्र वहां जबरन घुस गए थे? क्या उन्होंने कोई धांधली की थी? जी बिल्कुल नहीं साहब। उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट का एग्जाम पास किया था। उन्होंने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई थी। सरकार द्वारा तय की गई सभी क्वालिफिकेशंस और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की थी। सरकार ने उन्हें खुद वहां पर एडमिशन दिया था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरिट में मुसलमान समुदाय के बच्चे ज्यादा आ गए, वहां बवाल खड़ा कर दिया गया और अंततः उस कॉलेज को ही बंद करने के हालात पैदा कर दिए गए। जब योग्यता को भी मजहब के चश्मे से देखा जाने लगे तो देश का भविष्य कहां जाएगा? खैर, बाद में यह हुआ कि वहां के बच्चों को दूसरे कॉलेज में एडजस्ट कर दिया गया, लेकिन वो कॉलेज बंद हो गया। बिहार का किशनगंज, एक ऐसा इलाका जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। साल 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उन्होंने वहां पर एमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच को मंजूरी दी। इसके लिए 136 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया। शुरुआत 2-3 कोर्स से हुई और वादा था कि धीरे धीरे इसे एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। लेकिन आज 2026 आ चुका है। क्या आप जानते हैं इन 12 सालों में 136 करोड़ में कितना पैसा जारी किया गया? सिर्फ 10 करोड़ रुपए, और बाकी के 126 करोड़ रुपए आज भी पेंडिंग है। नतीजा क्या हुआ? ना नया कोर्स तो शुरू होना दूर, जो पुराने कोर्स चल रहे थे उनमें से भी लगभग सभी एक को छोड़कर बंद होने के कगार पर हैं या बंद हो चुके हैं। फंड ब्लॉक करके एक पूरी यूनिवर्सिटी का गला घोट दिया गया, और जो बच्चे इन टूटे फूटे संस्थानों में जैसे तैसे पहुंच भी जाते हैं, उनके पैरों में बेड़ियां डालने के लिए सरकारों ने स्कॉलरशिप और फेलोशिप पर भी कैची चला दी। जी हाँ, उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप पूरी तरह बंद कर दी गई है। गरीब बच्चों के लिए बनी मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप की फंडिंग खत्म कर दी गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी वगैरह की मुफ्त कोचिंग के लिए जो योजनाएं थी, जैसे नया सवेरा, नई उड़ान, उनके फंड्स को रोक दिया गया है या योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। जब आप गरीब होनहार बच्चों की आर्थिक मदद ही छीन लेंगे तो कैसे दिल्ली और मुंबई जाकर कोचिंग करेंगे? वो कैसे उच्च शिक्षा का खर्चा उठाएंगे? और अंत में इस कड़वी हकीकत का सबसे दर्दनाक हिस्सा कर्नाटक में शुरू हुआ, हिजाब का विवाद। जिस देश में पगड़ी, तिलक और धार्मिक प्रतीक की पूरी आजादी है, आप अपने धर्म का कोई भी प्रतीक लगाकर जा सकते हैं एक्सेप्ट टोपी और हिजाब, वहां अचानक बेटियों के हिजाब को शिक्षा के रास्ते का रोड़ा बना दिया गया। लड़कियों को क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया गया, उन्हें परीक्षाओं में बैठने से रोका गया। और हद तो तब हो गई जब कर्नाटक में ही एक स्कूल के गेट के ठीक बाहर सरेआम सड़क पर एक महिला शिक्षिका को अपना हिजाब उतारने पर मजबूर कर दिया गया। एक महिला की गरिमा और उसकी आस्था का सरे बाजार नीलाम किया गया, सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए। नतीजा यह हुआ कि हजारों मुस्लिम लड़कियों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अब मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी बनाओ तो बाढ़ जिहाद का केस, स्कूल खोलो तो बुलडोजर, नीट पास करके मेडिकल कॉलेज जाओ तो कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी की फंडिंग मत दो, स्कॉलरशिप बंद कर दो, कोचिंग की योजनाओं को खत्म कर दो, बेटियों के हिजाब के नाम पर क्लास से बाहर कर दो। ये सब करने के बाद यही सिस्टम, यही नेता और यही टीवी एंकर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि मुसलमान पढ़ते क्यों नहीं, मुसलमानों में शिक्षा का स्तर कम क्यों है। अरे जनाब, पहले उनके रास्ते की ये रोड़े तो हटाइए, उनके संस्थानों से ये बुलडोजर तो रोकिए, उनको फंड रिलीज कीजिए। ये पिछड़ापन कोई प्राकृतिक नहीं है, ये थोपा हुआ पिछड़ापन है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा है तो दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिरों पर ये प्रहार। ये दोहरी मानसिकता अब देश के सामने बेनकाब हो चुकी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई अल्पसंख्यक शिक्षा को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? क्या आजम खान आज इसलिए जेल में हैं कि उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो उस आसपास इलाके में एक मिसाल थी और वर्तमान सरकार के लिए एक चुनौती, इसलिए उस पर आज निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर चलाने की तैयारी? अपना उत्तर कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ये कड़वी सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।